हेलो एवरीवन, हम लोग पढ़ रहे थे घन और घनाभ, क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में। क्यूब और क्यूबॉइड में कुछ क्वेश्चन मैंने करवाए थे आपको, अब उससे आगे थोड़े थोड़े और क्वेश्चंस करवाते हैं। देखिए, मेरा एम क्या है कि हम सोच रहे हैं कि सारे जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को हमें टच कर लें, मतलब एक ही क्वेश्चन सभी चीज़ों के करवा देते हैं आपको। उसके बाद आप प्रैक्टिस करिएगा ज़्यादा क्वेश्चन। ये है कि मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चन हम आपको एक ही क्वेश्चन कवर अप करा देंगे, ठीक है। तो चलिए उसी के क्रम में आगे बढ़ते हैं और एक एक क्वेश्चन, बेसिक हो या टफ क्वेश्चन हो या अच्छे लेवल के हो, सभी तरह के एक एक क्वेश्चन करते चलते हैं, ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन जो दिया गया है आज की क्लास का वो ये है कि एक घन है जिसका टीएसए दिया गया है। एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 13,254 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बताइए इसके विकर्ण की लंबाई क्या हो जाएगी। बहुत ईजी है, बस आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। आपको फॉर्मूला तो याद ही होगा, नहीं याद है तो बिल्कुल रट डालिए। नहीं याद हो रहा है रटने से भी तो आप एक चार्ट पेपर लीजिए, चार्ट पेपर पे लिख के फॉर्मूला ऐसे चिपका दीजिए अपनी दीवार में जहाँ भी पढ़ते वढ़ते हो। तो जब भी आप देखेंगे, ऐसा नहीं कि आंख बंद कर लिया करिए उसको देख के, देखिए उसको बार बार देखिए जिससे आपको याद हो जाए। जैसे खाना खा रहे हैं, फ़ोन देख रहे हैं, उठे बैठे सामने चिपकाया हुआ है तो कभी ना कभी तो दिखना ही है वो। तो जिस भी सब्जेक्ट के जो फार्मूले नहीं याद हो रहे हो, जिस भी सब्जेक्ट नहीं, सॉरी, मैथ्स का ही फार्मूला नहीं याद होता है, तो मैथ्स में ही जिस भी टॉपिक के फार्मूले आपको ना याद हो वो ऐसा किया करिए। मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ ये ट्रिक कि जो भी फार्मूले ना याद हो वो आप एक चार्ट बनाइए, चार्ट में आप रंग बिरंगे स्केचेस वगैरह से लिखिए तो वो बहुत जल्दी याद हो जाते हैं। जो सामने आप चिपका देते हैं अपनी दीवार पे जहाँ भी स्टडी टेबल रखी है, तो जब जब आप देखते हैं या कभी कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन में फार्मूला मिला तो आप नज़र दौड़ाते हैं, अच्छा ये वाला फार्मूला लगेगा, तो इस तरह से वो याद हो जाते हैं, है ना। कोशिश करिएगा। तो चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। आपको दिया गया है टीएसए, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। आपको पता है क्या होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल? 6a स्क्वायर होता है ना, यही होता है। तो अगर इसकी वैल्यू दी गई है 13,254, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर वैल्यू दी गई है इसकी, तो आप क्या कहेंगे कि हम 6 से डिवाइड करके ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लीजिए। ए स्क्वायर की वैल्यू पहले आएगी 6 से डिवाइड करने पर, तो ये कितना आएगा? 9, इतना आ गया। ये किसका स्क्वायर होता है? स्क्वायर निकालना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज सोच लीजिएगा, थोड़ा सा सोचना पड़ता है बस। जैसे अगर 30 के स्क्वायर का सोचिएगा, 30 का स्क्वायर 900 के आसपास होता है, छोटा है ना। 40 का स्क्वायर 1600 के आसपास होता है, तो 1600 से ये बड़ा है ना, इसका मतलब 40 स्क्वायर से बड़ा होगा। और 50 का स्क्वायर चेक करिए, 2500, देखिए 2500 से छोटा है ना, तो इस वजह से 40 और 50 के बीच का कोई नंबर होना चाहिए। अब देख लीजिए किसकी किसकी लास्ट डिजिट में 9 आता है, तो आप कहेंगे कि 43 में एक बार 9 आएगा लास्ट डिजिट, और 47 में, इन्हीं दोनों के लास्ट डिजिट में 9 आ सकता है स्क्वायर में। तो 47 और 43 दोनों को चेक कर लीजिएगा और आपको मिलेगा 47। या फिर आप 45 का स्क्वायर एक बार चेक कर लेते हैं। 45 का स्क्वायर मैक्सिमम लोगों को याद ही होता है, या फिर नहीं याद है तो 45 का स्क्वायर निकाल लिया करिए, है ना। 45 के स्क्वायर से बड़ा आएगा, इसलिए आप कहेंगे 47 होगा आंसर यहाँ पे, है ना। ए की वैल्यू आ गई। आपको ए की वैल्यू तो निकालनी नहीं थी, आपको तो निकालना था विकर्ण, है ना। डायगोनल क्या होता है? डायगोनल की लंबाई, इसका भी फॉर्मूला आपको लिखवाया गया है ना, a√3। तो a√3 कर दीजिए, 47√3, ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ गए हैं? तो इसी तरह से अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये भी बहुत ही बेसिक सा है। लिखा गया है एक घनाभाकार यानी क्यूबॉइडिकल, है ना, एक घनाभाकार कमरे के फर्श का परिमाप 18 सेंटीमीटर है, कमरे की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आपको दिया गया है 18 सेंटीमीटर, हाँ 18 सेंटीमीटर क्या दिया गया है? घनाभ के फर्श का परिमाप, सॉरी, अच्छा, घनाभ का फर्श कैसा होता है? आपको मैंने बताया भी है ऑलरेडी कि जब भी आप घनाभ बनाते हैं, छोटा सा बना के आपको दिखा देते हैं, ये सारा मिलाया, तो ये हुई फर्श, ये फर्श हुई ना, ये फर्श है। तो इसमें अगर ये L है, ये B है, ये तिरछा यहाँ पे आपको समांतर चतुर्भुज जैसा दिख रहा है, बट ऐसा होता नहीं। आप खुद ही जिस कमरे में बैठे हुए हैं उस कमरे का इमेजिन करिए कि नीचे फर्श जो दी गई है या तो क्यूबॉइड होगा या तो क्यूब होगा। ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी होती है क्यूबॉइड ही होता है कमरा ज़्यादातर केसेज में। तो क्यूबॉइड है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई हमें पता है। ऐसा तो होता नहीं, बहुत रेयरली कभी देखने को मिलता है आपको कि ये तिरछा बना होता है कमरा, शायद ही कभी आप देखते हो, बहुत ही रेयर। तो रेयर वाले एग्जाम्पल छोड़िए, जो नॉर्मली मिलते हैं, जो कॉमन एग्जाम्पल है उनकी बात कीजिए।
तो नॉर्मली क्या होता है कि क्यूबॉइड या क्यूब शेप का होता है, और क्यूबॉइड क्यूब का या तो वर्ग होती है प्रत्येक फलक या तो आयत होते हैं, है ना। तो चूंकि क्यूबॉइड की बात हो रही है तो ये आयत होगा, ठीक। तो ये आयत है, ऐसा मत सोचिएगा समांतर चतुर्भुज ऐसे बनाया गया है। तो आयत है, आयत में एल और बी होता है ना, लंबाई और चौड़ाई। तो आप क्या कहेंगे, अगर हम आयत का परिमाप निकालने को कहें तो फॉर्मूला याद होगा ना, आयत का परिमाप 2l+b होता है। इसी की वैल्यू आपको दी गई है 18 सेंटीमीटर। और इसके बाद क्वेश्चन में दिया गया ऊंचाई, ये ऊंचाई दी गई है 3 सेंटीमीटर, है ना। अब आपसे पूछा गया है कि इसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो आपको पता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल मैंने लिखवाया हुआ है आपको। चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, यानी यही तो होता है CSA। CSA के बराबर होता है, ये मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको। और ये क्या होता है 2l+b × h, ये बताया था मैंने। अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, 2l+b की वैल्यू 18 है और ये 3 है, दोनों को मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका आंसर आ जाएगा, समझ रहे होंगे। तो ऐसे ही कुछ और बेसिक से क्वेश्चन करते हैं जल्दी जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखिए। अभी तक देखिए जो ट्रेंड चल रहा है ना कि अचानक से आसान क्वेश्चन आ जाते हैं, अचानक से टफ क्वेश्चन आ जाते हैं, उसी के बेसिस पे हम आपको भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है, इसी पे बेस्ड अगला क्वेश्चन भी लेंगे हम। बस ये आसान है, वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव बना देंगे, ठीक। तो देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन की लैंग्वेज लिख लीजिएगा कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योगफल 28 सेंटीमीटर है और उसका विकर्ण 17 सेंटीमीटर है। तो बताइए उस घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको TSA निकालना है। TSA का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। TSA क्या होता है, क्या क्या होना चाहिए इसमें, 2 ऑफ LB, BH और LH, यही तो होता है, आपको याद होगा फॉर्मूला। अब ये निकालने के लिए हम इसको कैसे यूज़ करेंगे यही आपको आना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है जब आपको अलजेब्रा पढ़ा रहे थे, शायद वहाँ पे बताया हुआ है। देखिए डायगोनल होता क्या है, किसी भी घनाभ का डायगोनल l² b² h² का स्क्वायर रूट होता है। ये हो गया 17। ये इतनी बातें दी गई थी हमें क्वेश्चन में। अगर हम कहें इनका हम होल स्क्वायर कर देते हैं, ये जो दिया गया है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योगफल 28 सेंटीमीटर है, इसका हम होल स्क्वायर कर दें। होल स्क्वायर करने पे हमें फ़ायदा मिलेगा कि ये l² b² h² होगा और 2 ऑफ LB, BH और LH, यही तो होता है, HL या LH जो भी लिख लीजिए, यही तो होता है फॉर्मूला, a+b+c का होल स्क्वायर। और इधर मिल जाएगा आपको 28 का स्क्वायर मिलेगा ना। यहाँ से अगर ये l² b² h² की वैल्यू हमें पता होती तो अच्छा रहता। तो ये पता है हमें, स्क्वायर रूट l² b² h² की वैल्यू पता है। तो अगर स्क्वायर रूट इधर से हटाना चाहते हैं आप तो क्या करेंगे, इधर स्क्वायर लगा देंगे, है ना। तो बस इसकी वैल्यू आ गई 17 का स्क्वायर और इसको हम उठा ले जाते हैं इसके माइनस में। तो क्या हो जाएगा 2 ऑफ LB, BH और LH, इसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा 28 का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर ना। और जब भी आपको a² - b² दिखे तो होल स्क्वायर करने से बेटर होता है। जल्दी से a+b - b लगा लिया करिए, ठीक है। तो a+b करिएगा तो ये कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। और a - b जब करिएगा तो इनको माइनस करिएगा, कितना मिल जाएगा 11। तो कितना आ जाएगा ये 55 और 11 चौक 44, 49, 495 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपको निकालना क्या था, देखिए TSA निकालना था। TSA होता क्या है 2LB, BH, LH। तो यहाँ से आप TSA निकाल सकते हैं 495, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आए हम। पिछले ही क्वेश्चन पे बेस्ड एक और क्वेश्चन देखिए, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। बस सिर्फ पिछले क्वेश्चन को कैलकुलेटिव बनाने की कोशिश की गई, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि LBH एडिशन, आपके सामने ये लिखा हुआ है, आप चाहिए तो लैंग्वेज लिख सकते हैं। लैंग्वेज में क्या दिया गया था कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योगफल 47 सेंटीमीटर और गुणनफल 3600 सेंटीमीटर क्यूब है। और इस घनाभ में रखी जा सकने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई, छड़ यानी रॉड की लंबाई √769 है। तो बताइए घनाभ के लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के घनों का योगफल क्या हो जाएगा, यही पूछा गया था आपसे क्वेश्चन में, ठीक। तो पिछला ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा उसको कॉम्प्लिकेट किया गया है, फॉर्मूले थोड़े ज़्यादा यूज़ करने पड़ेंगे, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए सबसे पहले
आपको ये 3 चीज़ें दी गई हैं। छड़ आपको पता होनी चाहिए। अगर किसी घनाभ में आप सोचिए सबसे लंबी छड़ रखनी है, या कोई घनाभ जैसा आपका कमरा है उसमें सबसे बड़ी लाठी रखनी है, मान लीजिए जो डंडा होता है, तो डंडा कैसा रखेंगे, सबसे बड़ा आएगा। तो आपको सोचना पड़ेगा ये चीज़ कि सबसे बड़ा डंडा जो रख सकते हैं आप, वो क्या होगा, इसके विकर्ण के बराबर। तिरछा तिरछा रखिएगा, ज़्यादा बड़ा डंडा आएगा। अगर साइड के अलॉन्ग रखिएगा तो छोटा आएगा, है ना। ये आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि ए होता है साइड और a√3 होता है विकर्ण। तो बताइए विकर्ण बड़ा है या साइड? √3 से मल्टीप्लाई करिएगा 1 पॉइंट समथिंग से, तो वो बड़ी वैल्यू आएगी ना। तो इस वजह से बड़ा क्या होता है, सबसे बड़ा वो होता है विकर्ण। तो छड़ की जो सबसे बड़ी छड़ रखेंगे वो किसके बराबर हो जाएगी, ये विकर्ण के बराबर होगी। तो विकर्ण की वैल्यू हम लिख देते हैं, विकर्ण होता क्या है, L² B² H² का स्क्वायर रूट, है ना। ये बात समझ में आई। अच्छा, आपको पता होगा कि इनका क्यूब अगर निकालना है तो हमें फॉर्मूला एक पता है, वो क्या होता है, -3LBH। आपको पता है ना कि A³ B³ C³ -3ABC किसके बराबर होता है, A + B + C L + B + H, और दूसरे ब्रैकेट में L² B² H² LB BH और LH। ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है जब मैंने अलजेब्रा पढ़ाया था, है ना। तो वही वाला फार्मूला यहाँ पे यूज़ करना है। तो देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें पता है, क्या पता करनी है, ये हमें निकालना है, तो इसको छोड़ ही दीजिए। LBH हमें पता है ऑलरेडी, भुजाओं का गुणनफल। उसके बाद L + B + H पता है, L² B² H² भी पता है। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर रूट इतने की वैल्यू ये होती है, दोनों साइड का होल स्क्वायर करिएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा। हमें केवल एक चीज़ नहीं पता है, LB BH LH, है ना। वो यहाँ से निकाल सकते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाला है। ये होल स्क्वायर कर दीजिए यहाँ से। इनका होल स्क्वायर करते ही आपको क्या मिलेगा, L² B² H² ट्वाइस ऑफ LB BH LH, और ये वैल्यू किसके बराबर होगी, 47 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगी, है ना। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, L² B² H² की वैल्यू क्या लिखेंगे आप, 769। ये हो जाएगा 769 प्लस ट्वाइस ऑफ LB BH LH। 47 का स्क्वायर क्या होता है, अभी आपने लिखा था 2209, है ना, पिछले क्वेश्चन में भी किया है आपने। तो यहाँ से आप LB BH और LH की वैल्यू निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, 2279 में से 769 माइनस करना पड़ेगा। ये यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस जाएगा, तो 769 माइनस करिएगा, यहाँ 0 होगा, 4 आएगा और 4 1 इतना आएगा। और ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में था, डिवाइड हो जाएगा, यही होगा। वैल्यू रख दीजिए सॉल्व करके, तो 2 7 14, ये आ गया 720। 720 क्या आया, LB BH LH। अब ये सारी वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में रख देते हैं हम लोग। देखिए ये हम क्या लिखेंगे, L³ B³ H³, इन सब का एडिशन पूछा गया था, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के घनों का योगफल, क्यूब्स का सम। तो क्यूब करके सम किया। अब इसको इधर में ले जाना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले जाना पड़ेगा। तो थ्राइस ऑफ LBH 3600, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम, L² B² H² कितना है, 769। अच्छा, ये वैल्यू अभी नहीं लिखा मैंने, ये भी लिख लीजिए। आपने इसकी वैल्यू यहाँ पे उठा के रख दी, ये लिख दिया, प्लस ये कितना लिखा है, L + B + H कितना दिया गया है, 47। ब्रैकेट में क्या लिखना है, इसकी वैल्यू यहाँ से निकल सकती है, दोनों साइड का स्क्वायर करते ही 769 माइनस, अगर यहाँ से माइनस हम कॉमन कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ से मैंने माइनस कॉमन किया तो LB BH LH ही तो मिलेगा। तो माइनस कॉमन करके हम LB BH LH की वैल्यू 720 रख देते हैं, यहाँ पे रख दीजिए, 720 लिखा है यहाँ पे मैंने। अब ये पूरा सॉल्व करना है बस आपको, ठीक है। तो ये हो जाएगा 108, 36 3 108, ये 47 बचा, 47 में किससे मल्टीप्लाई करना है, ये 49 आएगा ना, 49, 47 और 49 का मल्टीप्लिकेशन करके लिख दीजिए, कितना आएगा, 9 7 63, 6 और 7 चौक 28, 9 चौक 36, 36 6 42, 42 और 28 ऐड करना है मतलब 70, 7 बचा और 4 चौक 16 13, तो कितना आएगा 23, ऐड कर दीजिए बस, 3 0 3 13
103, यही आपका आंसर होगा। जो पूछा गया था L3 B3 H3 का सम, तो क्या हो जाएगा 13103, 13103। बस कैलकुलेशन थी, देखिए केवल यहाँ पे कैलकुलेशन करनी पड़ी और कुछ नहीं, और आपको थोड़े बहुत फार्मूला याद होने चाहिए। तो देखिए वही पिछला क्वेश्चन ही था, वही वैल्यूज दी गई हैं, लगभग 1-2 वैल्यू एक्स्ट्रा की गई थी बस, लेकिन केवल आपको थोड़ा सा कैलकुलेटिव बनाना चाहते थे। तो ऐसा ही होता है, आपके जो इस टाइम पेपर आ रहे हैं TCS वाले, उसमें भी यही होता है। एक पेपर में एकदम आसान सा पूछ लेते हैं, कहते हैं कि ये वैल्यू दी गई है, तो बताइए इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 47 का स्क्वायर लिखना होता है। एक वैल्यू में ये पूछ लेते हैं इतना बड़ा सा, तो उनके ऊपर डिपेंड है। फिलहाल आप मेंटली प्रिपेयर रहा करिए, हमेशा कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्या दिया गया है, देखिए दिया गया है कि एक आयताकार पैरेललो पाइप्ड जो है उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुना है और उसकी ऊंचाई का 5 गुना है यदि उसका आयतन 14,400 सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसका TSA क्या हो जाएगा। तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए पैरेललो पाइप्ड होता क्या है। पैरेललो पाइप्ड क्या होता है कि कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर, घन या घनाभ जैसा स्ट्रक्चर होता है। घन में क्या होता है कि सभी जो फलक होते हैं वो वर्ग होते हैं, घनाभ में क्या होता है सभी आयत होते हैं। लेकिन अगर वही आयत या वर्ग की जगह समांतर चतुर्भुज होने लगे, समचतुर्भुज होने लगे, तो उसको बोलते हैं पैरेललो पाइप्ड, मतलब जिसका प्रत्येक फलक समांतर चतुर्भुज हो। जबकि समांतर चतुर्भुज ये भी है, आयत भी, लेकिन इसके अलावा आयत और वर्ग को छोड़ के, जैसे आप ये कह सकते हैं कि पैरेललो पाइप्ड है घन और घनाभ भी, ठीक है। घन और घनाभ भी पैरेललो पाइप्ड का ही एक पार्ट है। तो पैरेललो पाइप्ड क्या होता है कि जिसके सभी फलक जो हैं वो समांतर चतुर्भुज जैसे हो, चाहे वो घन हो, चाहे वो आयत हो, वर्ग हो, समांतर चतुर्भुज हो, समचतुर्भुज हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर समचतुर्भुज होगा तब भी आप पैरेलल पाइप बोल सकते हैं। बस ये दिया गया होगा उसका जो बेस है वो समचतुर्भुज जैसा है। क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है कि ऐसा पैरेलल पाइप है जिसका आयत है, एक जो बेस जो है वो आयताकार है ना। तो अगर आयताकार बना दीजिएगा बेस, तो वो क्या बन जाएगा, घनाभ बनेगा ना। याद हो गया होगा अब तो कि आयताकार होगा अगर बेस, यानी सभी उसके फलक आयत होंगे, और सभी फलक आयत होंगे तो वो घनाभ बनेगा, सभी वर्ग होंगे तो घन बनेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में वही आपको दिया गया, बस आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करना था, इसलिए उन्होंने पैरेलल पाइप्ड लिख दिया, जिससे आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक। तो ये क्वेश्चन मुझे किसी बच्चे ने भेजा था, इसलिए मैंने पिक कर लिया, क्योंकि वर्ड आपको नहीं पता होता नॉर्मली। तो उसमें देखिए क्या लिखा गया, लंबाई उसकी चौड़ाई का 3 गुना है। अगर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हम लिखना चाहें, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आप लिखना चाहें, तो कह रहे हैं कि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई का 3 गुना है। अगर ये x होगी तो ये 3x हो जाएगी, 3x हो जाएगी। और आपसे कहा गया है कि उसकी ऊंचाई का 5 गुना है, उसकी लंबाई जो है उसकी ऊंचाई का 5 गुना है। तो यहाँ अगर कोई नंबर लेते तो उसका 5 गुना यहाँ पे लिखना पड़ता। देखिए ऊंचाई जो है उसकी लंबाई जो है उसकी ऊंचाई का 5 गुना, ऐसा ही तो लिखेंगे, ये लिखेंगे। तो अगर हम ऊंचाई को x मान लेते, थोड़ी देर के लिए ऊंचाई को x मान लेते, तो हमें 5x लिखना पड़ता लंबाई, यही होता ना। देखिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव कम करने के लिए हम ऐसा कुछ कर रहे हैं। अब देखिए आपसे कहा गया फिर चौड़ाई जो है वो लंबाई का 3 गुना है शायद। तो लंबाई का 3 गुना है, लंबाई है। अब अगर यहाँ पे आप रखिएगा लंबाई की वैल्यू 5x, तो ये कितना, 1 सेकेंड, लंबाई उसकी चौड़ाई का 3 गुना है, उल्टा हो गया, ये होगा। तो अब लंबाई की वैल्यू अगर 5x यहाँ पे रखिएगा तो आपको क्या लेना पड़ेगा, ये 3 भी हो गया, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/3x, ऐसा कुछ आएगा। तो इन्हीं चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हम कहते हैं कि अगर आपने h को 3x ले लिया होता थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हमें ये 3 गायब करना है ना, तो 3 हम सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाता है यहाँ पे, ये अगर 3 होता है तो इसका 5 टाइम्स कितना आता, 15 आता। और b का देखिए l = 3b होना चाहिए, तो किस चीज़ का थ्राइस करने पे ये 15x मिलेगा, 5x का। अब इस चीज़ को आप जैसे भी समझ पाइए, आप यहाँ पे वैल्यू रख के भी निकाल सकते थे। आप चाहते तो यहाँ 15x रखते, यहाँ 3 भी रखते, 3 से कैंसिल होता, 5x आता, तब यहाँ पे 5x रखते। जैसा भी आप कर पाइए आप कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि
इसको आसान बनाना होता है, हमें टफ नहीं बनाना होता, कॉम्प्लिकेट नहीं करना होता। ये सारी चीज़ें तो मैंने समझा दी, अदरवाइज आपको ऐसे मिलता तो हमेशा आपको बस यही रूल लगाना है कि 3x है, 5x, 15x, जो अपॉन में आता है उन चीज़ों को अवॉइड करना है। या फिर आप ऐसे भी देख सकते थे कि ये अगर 5x था, ये 3x था, तो ये आया था 5/3x, यही आया था। अब 3 हमें हटाना है, ये रेशियो है, तो 3 से पूरे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब भी यही आएगा। जैसे आप कर पाइए वैसे आपके ऊपर डिपेंड। अब इसके बाद तो बहुत ही आसान है। क्वेश्चन में क्या दिया गया था, आपको दिया गया था उसका आयतन 14,400 है ना। आयतन दिया गया तो निकाल लीजिए आयतन रख के। आयतन क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का गुणनफल। तो ये कितना आ जाएगा, 14,400, 14400, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू हमें निकालनी होती है, तो निकाल लीजिए। हम आसान करना है आपको, किसी भी तरह से आप कट कर सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं, 5 और यहाँ से भी 5 ले रहे हैं, 3 बच रहा है। 25 से काटिएगा तो 4 बार ये जाएगा। अब ये बचा 3 3 9, 9 से काटिएगा तो कितना आ गया, 16 9 144, तो 16 चौका 64 मिला, यानी एक्स क्यूब की वैल्यू 64, एक्स की वैल्यू कितना आएगा, एक्स की वैल्यू 4 आ गई ना। अब आपसे पूछा गया है लास्ट में कि TSA क्या हो जाएगा। TSA निकालना आपको आना चाहिए। TSA का फॉर्मूला आपको पता है। TSA क्या होता है, 2LB BH LH, यही होता है। इसमें वैल्यू पुट करनी है बस आपको, ट्वाइस ऑफ LB करिएगा, L इंटू बी कितना आएगा, 75, 75x², हम यहाँ लिख देते हैं 75x², BH, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 15x², इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 45x², यही आएगा। अब जोड़ लीजिए, ट्वाइस ऑफ 15 और 7 2 9 4 13, 135, और मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इसको x² की वैल्यू, x² कितना है, 4 का स्क्वायर 16। अब 135 में पहले 2 से गुणा कर लीजिए, 5 दूना 10 हो जाएगा, 13 दूना 26, 1 27, तो 27 यानी 270 हो गया ये, और 16 से गुणा करना है, 16 7 112, 11 बचा, 16 दूना 32, 10 42, 43, 4320 आना चाहिए। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा एक बार। बाकी आपको समझ में आ गया होगा, आसान था, बस आपको यही यहाँ पे सेट करना था, इसलिए मैंने इसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन 2018 के सीजीएल के मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। आपसे क्या कहा गया है, देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया कि एक घनाभाकार मतलब क्यूबॉइडिकल, एक क्यूबॉइडिकल टैंक की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, लिख देते हैं। देखिए लंबाई जो दिया गया 12 मीटर दिया गया, 12 मीटर है। इसमें से 18 किलोलीटर पानी निकाल लेने पर इसका जल स्तर 30 सेंटीमीटर कम हो जाता है, तो टैंक की चौड़ाई क्या हो जाएगी। ये 2018 के मेंस का पूछा गया क्वेश्चन है और एक लाइन का आंसर है, ठीक है। अब देखिएगा, आपको कहा गया कि 12 मीटर लंबा है ना, 12 मीटर लंबा है, आपसे चौड़ाई पूछी गई है, जल स्तर इतना कम हो जा रहा है, मतलब क्या करना है आपको, इसका आयतन निकाल लेना है आपको। ये 18 किलोलीटर पानी निकाला गया, तो 18 किलोलीटर क्या है, इसका आयतन ही तो है, पानी का आयतन दिया गया है जो निकाला गया है। उसमें से एक टैंक था, टैंक में से 18 किलोलीटर पानी निकाल लिया गया, तो 18 किलोलीटर पानी का आयतन ही तो दिया गया है। और आपको ये पता होना चाहिए कि 1 किलोलीटर बराबर किसके होता है, 1 मीटर क्यूब, ऐसा ही होता है। तो 1 मीटर क्यूब होता है 1 किलोलीटर, तो इस वजह से इसको आप कह सकते हैं कि 18 मीटर क्यूब पानी निकाला गया। 18 मीटर क्यूब यानी उसका आयतन के बराबर पानी निकाल लिया गया। तो जो पानी निकाला गया है उतना ही पार्ट तो रहा होगा उसमें पानी, जैसे कोई भी एक बीकर टाइप का रहा होगा, यहाँ तक पानी भरा गया है और इसका हमने सारा पानी खाली कर दिया। तो अगर हम h ऊंचाई इसका मान लेते हैं, इसको ऊंचाई h मान लेते हैं, h ऊंचाई तक भरा रहा होगा, तो जितना भरा रहा होगा उसका आयतन बराबर निकाले गए पानी का आयतन, यही तो होगा। हम कहते हैं कि इतना पानी भरा था और ये सारा पानी हमने निकाल लिया, इसके अंदर का सारा पानी निकाल लिया, तो ये जो भरा पानी था उसका आयतन, जो निकाला गया पानी उसका आयतन, दोनों बराबर होना चाहिए ना, वही पानी तो निकाला है मैंने। तो इसका मतलब कि ये जो आयतन था, पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं। आयतन कितना था, ये 12 मीटर का था। लंबाई आपको पता है आयतन होता क्या है, LBH होता है। तो लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई हमको निकालनी है, ऊंचाई कितनी कम हुई है, 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में दिया गया 30 सेंटीमीटर ऊंचाई कम हुई है। ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, नहीं रख सकते हैं,
आपको हमेशा ही एक यूनिट में रह के चलना है, ठीक है। चाहे आप पूरे क्वेश्चन को सेंटीमीटर में सॉल्व करिए, पूरे क्वेश्चन को मीटर में सॉल्व करिए, पूरे क्वेश्चन को किलोलीटर में सॉल्व करिए, जो भी करना है सिंगल यूनिट होनी चाहिए पूरे इक्वेशन की, ठीक है। तो आपको ये पता चला कि ये 12 मीटर है, तो हम इसको भी मीटर में बना लेते हैं। कितना आएगा, 30/100 कर दीजिएगा तो ये मीटर बन जाएगा ना। ये आ गया उस टंकी का आयतन, टंकी का आयतन आ गया। लेकिन हमको क्या करना है, हमने तो 18 मीटर क्यूब पानी निकाला है, तो जितनी टंकी भरी थी उतने का आयतन ये भी है, और जो पानी निकाला गया वही तो भरा था, तो निकाले गए पानी का आयतन बराबर भरी हुई टंकी का आयतन। तो ये कितना हो जाएगा, 18 किलोलीटर के बराबर होना चाहिए। यही बात होती है, बस इतना ही सॉल्व करना है आपको। इसको सॉल्व करिएगा तो 12 या 3 छग 18, 6 दूना 12, 2 आएगा, ये 2 पचे 10, यानी बी की वैल्यू 5 मीटर, 5 मीटर जो हो जाएगी ये चौड़ाई है। यही करना था। आयतन बराबर करने वाले बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा गया है कि 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर 2 सेंटीमीटर वर्षा हुई यदि 100 मीटर गुणे 10 मीटर, 100 मीटर गुणे 10 मीटर आधार वाले टैंक में 50% जल इकट्ठा किया जाता है, तो उस टैंक में पानी का स्तर कितना बढ़ जाएगा। आपसे क्या कहा गया, देखिए कहा गया कि 100 गुणे 10, ये मीटर में दिया गया। 100 गुणे 10 वाले बेस वाले टैंक है ना, 100 गुणे 10 आधार वाले टैंक, हाँ इतना बेस है टैंक का। और अगर इसमें ऊंचाई से हम गुणा कर देते हैं, मान लीजिए हम h ऊंचाई तक टैंक को भर रहे हैं, कोई एक टैंक है, इस टैंक को h ऊंचाई तक भर रहे हैं, तो हमने कहा कि बाकी को छोड़ दीजिए, आप इतना ही देखिए जितने में पानी भरा गया है। तो पानी भरे हुए पार्ट का आयतन हम निकाल लेते हैं। कितने में पानी भरा गया है, 100 गुणे 10, ये लंबाई और चौड़ाई दी गई थी। मान लेते हैं h ऊंचाई तक ये पानी भरा गया है, h ऊंचाई तक ये पानी भरा गया है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पूरा उसका आयतन, भरे हुए पानी का आयतन आ गया आपके पास। लेकिन ये कह रहे हैं कि हमने वो जो पानी भरा हुआ है वो किसके बराबर है, 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर 2 सेंटीमीटर वर्षा हुई है, और उस वर्षा का भी 85%, 50% ही पानी हमने इकट्ठा कर पाया है। बाकी पानी वेस्ट चला गया, उड़ गया, इवेपोरेट हो गया, कुछ भी हुआ, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि हम तो अभी तक किस में रख रहे थे, यूनिट मीटर में रख रहे थे। आपने कहा कि 1 वर्ग किलोमीटर में, तो बताइए 1 वर्ग किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 वर्ग किलोमीटर मतलब समझ रहे हैं ना, स्क्वायर मीटर मतलब एरिया दी गई है। आपको पहले ही बताया मैंने स्टार्टिंग में ही, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट भी होता है। सबसे बेसिक तरीका वॉल्यूम निकालने का एरिया इंटू हाइट ही तो है। तो एरिया इंटू हाइट अगर हम कर दें तो हमारे जो पानी गिरा है उसका आयतन आ सकता है। तो पानी कितना गिरा है, 1 वर्ग किलोमीटर में गिरा है। 1 वर्ग किलोमीटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, वर्ग किलोमीटर ले रहे हैं इसलिए 2 बार आपको लेना पड़ेगा। बात समझ पाए, स्क्वायर मीटर है। देखिए अगर हम मीटर को चेंज करते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई कर दिए, समझ गया हूँ। अब ये आ गया इतना मीटर स्क्वायर, ये एरिया हो गया। 1 वर्ग किलोमीटर क्या है आपको पता होगा, यूनिट क्या होता है। अगर यूनिट मीटर में दी गई है तो वो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ऐसा कुछ, यानी इन जनरल लंबाई कह सकते हैं, लंबाई दी गई होगी। अगर स्क्वायर यूनिट दिया गया है, कोई भी स्क्वायर यूनिट दिया गया है तो इसका मतलब वो क्षेत्रफल होगा, और क्यूब यूनिट दिया गया है तो इसका मतलब वो आयतन होता है। तो अगर स्क्वायर यूनिट दिया गया है इसका मतलब ये क्षेत्रफल ही तो है। तो 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में कितना, 2 सेंटीमीटर वर्षा हुई है, 2 सेंटीमीटर ऊंचाई है ये, और सेंटीमीटर को मैंने मीटर में बदल लिया इसलिए 2/100 कर दिया। समझ गए हैं। आपको क्या कहा गया कि 1 वर्ग किलोमीटर में वर्षा हुई, ये एरिया हो गया, और 2 सेंटीमीटर बारिश हुई, यानी 2 सेंटीमीटर ऊंचाई तक बारिश हुई। इसका मतलब ये ऊंचाई है, तो अगर एरिया गुणे ऊंचाई लिख दिया जाए, मतलब क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई या एरिया इंटू हाइट, तो ये क्या होता है, वॉल्यूम होता है। और इसी का 50%, 50% मतलब 50/100, इसी का 50% ये पानी जो इकट्ठा किया गया वही इस टैंक में भरा गया, यानी इसका आयतन बराबर होना चाहिए। यानी आप ये कह सकते हैं कि टैंक का आयतन ये किसके बराबर होगा, पानी के आयतन के। अब कौन सा पानी लेना है, वो जो
इकट्ठा किया गया, जो इवेपोरेट हो गया, उड़ गया या जो वेस्ट हो गया उसकी बात नहीं है। हमने 50% पानी इकट्ठा किया, उसी की वैल्यू किसके बराबर होगी, जो इकट्ठा किया गया, जिस बर्तन में इकट्ठा किया गया उसके आयतन के। ठीक है, ये बात समझ गए हैं। अब इसी को आपको सॉल्व करना है, सॉल्व कर लीजिए फटाफट से। 00 00 3 और 4 0 ये कैंसिल हो गया। अब इधर से देखिए 00 3 2 0 यहाँ पे 1 3 इतना कैंसिल हुआ। अब h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 मीटर, यानी ये 10 मीटर तक की ऊंचाई हो जाएगी उस बर्तन में, यानी उस टैंक में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वो भी इसी पे बेस्ड है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। लिखा गया है क्वेश्चन में कि 1.5 हेक्टेयर मैदान पर 5 सेंटीमीटर वर्षा होने पर एकत्रित जल का आयतन क्या होगा। ठीक है, पहली बात तो आपको अब ये बस इसीलिए करवा रहे हैं क्योंकि आपको हेक्टेयर की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो 1 हेक्टेयर क्या होता है, 1 हेक्टेयर किसके बराबर हो जाता है, 10,000 मीटर क्यूब, है ना, स्क्वायर, सॉरी। हेक्टेयर किस में हेक्टेयर में क्या नापा जाता है, हमेशा ज़मीन वगैरह नापी जाती है ना। तो अगर 10,000 मीटर क्यूब है और क्या क्या दिया गया है देख लीजिए। लिखा गया है कि 1.5 हेक्टेयर मैदान पर 5 सेंटीमीटर वर्षा से, तो 5 सेंटीमीटर वर्षा करवानी है। अब देखिए मैंने आपको फिर से बताया है वॉल्यूम होता क्या है, हर बार बताया है कि एरिया इंटू हाइट सबसे बेसिक फार्मूला है। आपको ये क्या दिया गया है, मीटर स्क्वायर। अभी मैंने समझाया मीटर स्क्वायर यानी यूनिट का स्क्वायर क्या होता है, एरिया ही होती है। यानी 1 हेक्टेयर 1.5 हेक्टेयर दिया गया ना, तो 1.5 इंटू 10,000 ये हो जाएगा एरिया। 1.5 हेक्टेयर पहले एरिया दिया गया था, लेकिन हमें तो मीटर में लाना है, हमें तो मीटर में लेना है। ऑप्शंस जो है मीटर में दिया गया था, तो सभी को मीटर में चेंज करना है, इसलिए हमने क्या किया 10,000 से मल्टीप्लाई कर दिया। और आपको क्या दिया गया, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को भी मीटर में बदल लीजिए, 5/100 हो गया। समझ गए इतनी बात। अब इसी को सॉल्व करना है आपको। 00 यहाँ से कैंसिल होगा, 1 0 से पॉइंट हट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 750 मीटर क्यूब। तो बस आपको बेसिक तरीके समझने हैं और कुछ नहीं है क्वेश्चन में। बेसिक सा क्वेश्चन एक और है, देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि एक कमरे की विमाएँ 4x3x3 मीटर है। मतलब कमरा कैसा होगा, क्यूबॉइड शेप का होगा। ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ऐसे जब लिखा होता है तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लिखा होता है। तो एक कमरे की विमाएँ यानी उसके साइड्स, ये क्या हो, डायमेंशन जिसको बोलते हैं विमा को, शायद डायमेंशंस जो दी गई हैं 4 3 3 ये दिया गया है। फिर कहा गया है कि इसको रंगने का खर्च 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, 10 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर है। तो इसके चारों दीवारों और छत को रंगने का खर्च क्या होगा। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, फर्श को नहीं रंगा जाता है ना नॉर्मली, तो जो भी क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर ऐसे ही पूछे जाते हैं कि चारों दीवारों और छत को रंगने का खर्च क्या होगा, या केवल रंगने का खर्च दे दिया जाता है तो ज़्यादातर होता है कि फर्श को इंक्लूड नहीं करते हैं। वैसे स्पेसिफिकली दिया गया हो तो बेटर होता है। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया गया है, केवल फर्श को छोड़ के बाकी चीज़ों को रंगना है, चारों दीवारों को और छत को। ठीक, तो बताइए पहली बात तो उसका एरिया क्या हो जाएगा। तो एरिया क्या हो जाएगा, 2 ऑफ L + B × H। ये क्या होता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, और छत और फर्श का क्षेत्रफल बराबर होता है किसके बराबर होता है, LB की, यही होता है। या फिर ऐसा भी आप सोच सकते हैं कि TS से आप निकाल लीजिए, टोटल सरफेस एरिया 2LB/BH LH होता है, उसमें से आप माइनस कर दीजिएगा फर्श का एरिया, दोनों ही चीज़ें सेम है। ठीक, तो ये क्या आ गया, एरिया आ गया, जितना एरिया हमें रंगना है। आपको पता है मीटर स्क्वायर यूनिट का स्क्वायर एरिया ही तो होता है, तो इतना एरिया रंगने में, एक एरिया रंगने में 10 रुपये लग रहे हैं, तो इतना एरिया रंगने में क्या लगेगा, 10 से गुणा कर दीजिए। जैसे आपको पता हो कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया रंगने में 10 रुपये खर्चा हो रहा है, तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया रंगने में कितना होगा, 10 + 10 यानी 10 का डबल। तो वैसे ही इसमें भी मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 से, बस पूरा पैसा आ जाएगा, खर्चा आ जाएगा। तो 2 ऑफ L + B कितना है, 7। देखिए 4 + 3 7 इंटू H कितना है 3 प्लस LB यानी 4 × 3। अब इन्हीं को 10 से मल्टीप्लाई करना है, पूरा खर्चा आ जाएगा। यहाँ से कितना आ गया, 7 × 21 × 42 और 4 × 12
तो 44, 54 आ गया, 54 गुणे 10 कितना आएगा 540 रुपये। समझ गए? ये 1 मीटर स्क्वायर का था 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, यही तो बोला जाता है रुपए प्रति मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर का इतना रुपए था, इतने मीटर स्क्वायर का इतना रुपए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ गया। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन लेते हैं, छोटा सा ही है बट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन में दिया गया है एक घन को पिघलाकर 5 छोटे घनों में विभाजित किया जाता है जिनके आयतनों का अनुपात 1:1:8:27:27। इन पांचों घनों का टीएसए बड़े घन के टीएसए का कितना प्रतिशत अधिक है। मतलब इन पांचों घनों का टीएसए आपको निकालना है और एक बड़ा घन जो था जिससे ये काट के बनाया गया उसके टीएसए से ये कितना प्रतिशत अधिक होगा ये बताना। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिएगा। सबसे पहले ये क्या दिया गया है, सभी आयतन दिए गए ना। पहली बात तो आपको रेशियो निकालना है, अगर परसेंटेज निकालना है तो रेशियो निकालना है, ये बात श्योर है। तो अगर रेशियो निकालना है तो आप एक्स वगैरह ना मानिएगा, बेटर हो मानिएगा, तब भी आपका आंसर आएगा, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, तो चूंकि हमें रेशियो से रेशियो में जाना है इसलिए हम एक्स नहीं मानते हैं। ये वॉल्यूम का रेशियो दिया गया है, अगर इन सभी को आप जोड़ लीजिए तो कितना आएगा 64 आएगा, 64 आएगा, ऐड कर लीजिएगा। ये सभी अगर आयतन जोड़ दें तो 64 आएगा। और ये जो आयतन आ रहा है ये कहाँ से आया है, जो बड़ा एक घन लिया था हमने उसको पिघला कर ये बनाया है। देखिए कट करने वाला भी हम नहीं पढ़ा रहे, कट तो हम एक स्पेशल क्लास लेंगे अगली या उसके बाद वाली क्लास में, सिर्फ कटिंग ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड्स पढ़ाएंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उसी पे आते हैं। ये कट नहीं कर रहा है, ये पिघलाया जा रहा है। 64 सेंटीमीटर क्यूब मान लीजिए आया है, या यूनिट का क्यूब आया होगा। ये जो आयतन है ये बड़े वाले घन का आयतन होगा ना, यही आयतन तो पिघलाएंगे तभी तो इसमें डिवाइड करेंगे। तो ये आयतन बड़े वाले घन का आयतन है, यानी बड़े वाले घन की भुजा क्या आ जाएगी, साइड जो होगी वो कितनी आ जाएगी, इसका क्यूब रूट यानी 4। आपको पता है घन की भुजा क्या, सॉरी घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब होता है ना, ए क्यूब इक्वल टू 64। तो ए की वैल्यू 4 आ गई है ना, 4 आ गई है। अब ये बड़े वाले घन की भुजा आ गई है। अच्छा, अब छोटे वाले घनों की हमें भुजा अगर निकालनी हो, साइड निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, फिर से हम क्या करेंगे, ये मान लेते हैं, हमने कहा ना कि आप x मत मानिए तो फिर आसान होगा। तो अगर ये हम मान लेते हैं सभी के आयतन है, यानी ए क्यूब की वैल्यू 1 है तो ए की वैल्यू 1 आएगी, फिर ये भी 1 आएगी। अब ए क्यूब की वैल्यू अगर 8 है तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। ए क्यूब की वैल्यू अगर 27 है तो ये कितना आएगा, 3, और ये भी 3। तो इसका मतलब ये साइड का रेशियो निकल के आ गया। आपको पता है ना कि ए क्यूब होता है घन का आयतन, और घन का आयतन दिया गया 27 सेंटीमीटर, तो क्यूब रूट ले लीजिए। क्यूब रूट कितना आएगा, 3 ही तो आएगा, समझ रहे हैं ना। तो अब हमें मिल गया ये सभी की भुजाओं का अनुपात है। अगर हम भुजाओं का अनुपात निकाल लेते हैं तो आपको पता होगा टीएसए क्या होता है। टीएसए आपको पता है 6a² होता है ना, 6a² सबका निकालना पड़ेगा आपको। और लास्ट में जो बड़ा वाला घन है, बड़े वाले घन का भी 6a² निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसका भी टीएसए 6a² होगा। तो आप बताइए, दोनों का जब अनुपात लेंगे हमें क्या करना है, हम रेशियो निकाल लेंगे। सबसे आसान होता है रेशियो निकाल के तब परसेंटेज निकालिए, तो सबसे ईजी होता है। या बिना रेशियो के भी आप निकाल सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से हम टीएसए का अनुपात निकाल सकते हैं। टीएसए का अनुपात क्या हो जाएगा, 6a², हम 6 कॉमन कर लेते हैं, a² सबका लिख देते हैं। ठीक है, 6a² यानी 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 2, और ये 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, यही तो आएगा। 6 × 1, 6 × 1, 6 × 4, 6 × 9, 6 × 9, यही हो जाएगा सभी के टीएसए। और यहाँ पे टीएसए क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर × 6, यही तो होगा, यही तो होगा ना। अब आप क्या कहेंगे कि ये टीएसए पता है, ये टीएसए पता है, कह रहे हैं इनसे ये कितना अधिक है, यही बताना है कितना प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ से ये गुणा करके सॉल्व कर लेंगे आप, या फिर 6 दोनों में से हटा दीजिएगा, क्योंकि रेशियो निकालना है। जो कॉमन चीज़ें हटा भी सकते हैं आप, तब भी आ जाएगा आपका आंसर, जैसा आप कर पाइए। तो हम सबसे पहले आपको यही बता देते हैं जो अभी बता रहे हैं। देखिए 18, 2, 20, 4, 24, 24 गुणे 6 आ गया ना, 24 गुणे 6 यहाँ पे मिल गया हमें, और ये 4 का स्क्वायर 16 मिल गया, 16 गुणे 6 ये मिला है। अब आपसे पूछा गया ये इससे कितना अधिक है, तो क्या करते हैं, डिफरेंस लेते हैं। 24 गुणे 6 माइनस 16 गुणे 6,
बटे किससे अधिक है, इससे ना कंपेयर इससे करना है, तो यानी 6 गुणे 16 और 100 से मल्टीप्लिकेशन, ये आएगा परसेंटेज, है ना। यहाँ से सॉल्व करिए, 6 पूरे में कॉमन हो रहा है, देखिए यही मैंने कहा था कि अगर यहाँ भी 6 है यहाँ भी 6 है तो आप कट कर सकते हैं, तो चाहे यहाँ पे कट करिए या पहले ही कट कर दीजिए। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, 16 को घटा दीजिए 24 में से, तो कितना आ जाएगा, 8 आएगा, तो 8 दूना 16 यानी ये 50% आ रहा है सॉल्व करने पे, आंसर आएगा आपका 50%, 50%। लेकिन हम आपको ये तरीका नहीं बताना चाहते थे, हम चाहते थे थोड़ा सा और आसान कर लीजिए। इसको आसान करने का तरीका क्या था, हम कहते कि टीएसए का अनुपात निकाल लीजिए, पहले और बाद वाले टीएसए का अनुपात क्या हो जाएगा, ये टीएसए है 6 गुणे 16 और बाद वाला टीएसए कितना हो गया है 24 गुणे 6, यही अनुपात आ रहा है। इसका मतलब आप देख पा रहे होंगे कि ये 6 दोनों में जो कॉमन है वो कट जाएगा ना बाद में, तो इसलिए हम क्या करते, हम यहाँ से भी 6 को हटा देते, हम कहते हैं हमें टीएसए का अनुपात अगर चाहिए तो हम केवल ये देखेंगे कि 6a² यहाँ भी आ रहा है, 6a² यहाँ भी आ रहा है, तो 6 दोनों में कॉमन है। हमें अगर रेशियो चाहिए तो कॉमन वाला कैंसिल हो जाता है, इसलिए हम 6 नहीं लिखेंगे, समझ गए। अब अगर 6 नहीं लिखेंगे तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, ऐड करने पे ऐड कर लीजिए, 9, इसका 9 होगा टीएसए, इसका भी 9, इसका 4, इसका 1, इसका 1। अगर 6 से गुणा कर दें तो टीएसए आता है, चूंकि 6 दोनों में कट जाएगा, हम 6 नहीं लिख रहे हैं, केवल रेशियो लिख रहे हैं, तो 9 दूना 18, 2 20, 4 24 हो जाएगा, ये 24 आ गया इसका टीएसए और इसका टीएसए 4 का स्क्वायर 16। अब रेशियो निकाल लीजिए, 6 चौक 6 नहीं 8, 8 3 24, 8 दूना 16। आपको पता चल रहा है कि नया वाला 3 हो गया है, पहले वाला अगर 2 रहा होगा तो कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, कितने से, 2 से, गुणे 100, ये देखिए बहुत ही इजीली आ गया 50%। अब जो आपको तरीका बेटर लग रहा हो वो आप कर सकते हैं। यहाँ भी आप चाहते तो 6 लगाए रहते, हमें कोई समस्या नहीं थी, यहाँ 6 भी लगा देते तब भी ये कैंसिल हो जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उससे भी। समझ गए हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला एक पॉइंट आपको जानना है कि किसी भी घन में रखे जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन क्या होता है, ठीक है, या गोले की त्रिज्या पता चल जाएगी तो आयतन भी पता चल जाएगा। सबसे पहले आपको गोला रखना है, इसमें ऐसा रखना है जो सबसे बड़ा हो, तो सबसे बड़ा गोला क्या होगा, जो इसकी सभी भुजाओं को टच करता हो। आपको फिगर में नहीं समझ में आएगा क्योंकि ये 2D फिगर है, आप अपने कमरे या अपने किसी भी क्यूब साइज़ के किसी भी जो पजल होता है उन सब चीज़ों को सोच के देखिए, या क्यूब साइज़ का कोई भी बॉक्स सोच के देखिए, उसके अंदर आप अपनी बॉल रख दे रहे हैं। कोई ऐसा बॉक्स है जो एकदम ऐसे बॉल घुसा रहे हैं तो एकदम सारे उनके फलक को टच कर रही है, फलक यानी फेजेस, यानी इसमें 6 फेजेस होते हैं, 6 फेजेस को एक जो बॉल है वो टच कर रही है, ठीक है। या फिर कुछ भी इमेजिन कर लीजिए, आप एक कमरे में बैठे होंगे, उस कमरे में एक बड़ी सी बॉल रखी जाती है जो कि इनकी 6 भुजाओं को टच करती है, तो वो बॉल जो रखी गई है उसका जो डायमीटर होगा वो किसके बराबर होगा, ये इसका फेज है ना, ये फलक है, इस फलक पे ये देखिए टच कर रही है, ये फलक है ऐसे, इस फलक पे ये यहाँ पे टच कर रही है, ऐसे यहाँ पे, ऐसे यहाँ, सभी फलकों को टच कर रही है। आगे पीछे वाला आपको दिख नहीं रहा, नहीं तो वहाँ पे भी दिखता, 2D फिगर है इसलिए थोड़ा सा परेशानी हो। आप यही कह रहे हैं कि इमेजिन करिए कि कोई भी बॉक्स है, क्यूबिकल बॉक्स है, उसके अंदर एक बॉल डाली गई है, उसके बाद उसको बंद कर दिया गया है, आप बाहर से देख रहे हैं कि उस क्यूबिकल बॉक्स को सभी तरफ से जो गोला उसमें डाला गया या बॉल डाली गई है वो टच कर रही है, ठीक है। वही वाला फिगर यहाँ पे बनेगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर ये टच कर रहा है, यहाँ पे ये टच कर रहा है, तो ये क्या है, डायमीटर है, और ये डायमीटर इसके भुजा के बराबर हो जाएगा, ऊंचाई के बराबर हो जाएगा। क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है इसलिए डायमीटर यानी 2r होता है, ये बराबर हो जाएगा साइड के, यानी रेडियस क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी साइड। ये बात अगर आप समझ पा गए हैं तो आप क्वेश्चन को लिख लीजिए। क्वेश्चन दिया गया है आपको कि एक घन का आयतन 216 सेंटीमीटर क्यूब है, इसमें रखे जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो आप अभी गोला नहीं पढ़े हैं, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr क्यूब, ठीक है, सॉरी 4πr स्क्वायर। क्या दिया गया, 216 सेंटीमीटर क्यूब है। इस घन का आयतन आपको दिया गया है 216 सेंटीमीटर क्यूब, यानी a क्यूब की वैल्यू 216 है, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 का क्यूब होता है 216, 6 आ गया साइड। साइड अगर हमको पता चल गया तो हम यहाँ से रेडियस निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, 6 का आधा यानी 3। अब आपसे पूछा गया टीएसए ऑफ
स्फेयर गोले का TSA, उसका TSA होता है 4 पाई r स्क्वायर, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे जब गोला आएगा तो यहाँ पर लिख दीजिए 4 पाई r के स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, यानी कितना आ जाएगा 36 पाई आपका आंसर। एक क्वेश्चन और करते हैं इसी पे बेस्ड, बहुत ही खूबसूरत सा। मेंस में पूछा गया एक बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है, वो देख लीजिएगा, इसी पे बेस्ड है पिछले क्वेश्चन पे। बस आपको पिछला क्वेश्चन अगर समझ में आ गया होगा तो ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। लिखिएगा, एक 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घनाकार डब्बे में, घनाकार यानी क्यूबिकल डब्बे में अधिकतम आकार का लड्डू रखा जाता है। लड्डू समझ ही रहे होंगे, पानी आ रहा होगा मुंह में। सर ये स्फेयर समझ लीजिए, एक स्फेयर रखा जा रहा है। लड्डू केवल वो सिंबॉलिक है, समझ लीजिए कि स्फेयर का सिंबल होता है लड्डू। लड्डू रखा जाता है जो घन की सभी फलकों को स्पर्श करता है, मतलब सभी फेजेस को, जो मैंने अभी बताया 6 फेजेस को स्पर्श कर रहा है, टच कर रहा है। एक चींटी किसी कोने पर बैठी है तो लड्डू तक पहुंचने के लिए उसे न्यूनतम कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करता है कि आप वहाँ तक सोच पा रहे हैं या नहीं सोच पा रहे। देखिए, कोई चींटी है किसी कोने पर बैठी हुई, चूँकि ये घन है और घन के अंदर एक स्फेयर यानी गोला रखा हुआ है, तो किसी भी कोने पे बिठाइएगा वैल्यू सेम आएगी। मान लीजिए हम इस कोने पे मान लेते हैं, या इस कोने पे, किसी एक कोने पे मान लीजिए, मान लीजिए हम यहीं पे मान लेते हैं। यहाँ पे एक चींटी बैठी हुई, ठीक है। अब ये सबसे इजीली गोले तक लड्डू तक कैसे पहुँच सकती है? एक तो ये तरीका है कि इधर से बढ़े, इस फेज पे बढ़े, यहाँ कहीं पे टच हो जाए। एक ये तरीका है इधर इस वाले फेज पे बढ़े, यहाँ कहीं से खाना शुरू करे। एक सबसे इजी तरीका क्या है, यहाँ से ऐसे बढ़े, जो कि ये विकर्ण दिख रहा है आपको, इस विकर्ण पे चले और यहाँ पहुँच जाए, यानी इतनी दूरी तय करनी पड़े बस। जो ये बनाया है मैंने, इतनी दूरी उसको तय करनी पड़ेगी बस। तो सबसे ईजी दूरी यही होगी। कभी भी नाप के देखिएगा, सबसे इजीली आप यहीं पे पहुंच सकते हैं। ये और ये चीज़ें लंबी पड़ती हैं, ठीक है। तो सबसे आसान दूरी यही है। इसको आप मान लीजिए x सेंटीमीटर। हमने मान लिया ये दूरी x सेंटीमीटर है। तो मैंने बताया कि किसी भी कोने से लीजिएगा तो सारी दूरियां ये बराबर ही आएंगी, यानी ये भी x हो जाएगी ना। और ये क्या है, ये है डायगोनल, व्यास कहिए इसको, है ना, डायमीटर बोलते हैं। तो अगर ये आप देख रहे हो तो ये डायमीटर है स्फेयर का। स्फेयर का डायमीटर हो गया 2r, इधर है x सेंटीमीटर और इधर भी है x सेंटीमीटर। ये पूरा क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। और यही आपको बताया मैंने कि डायगोनल होता है। देखिए, इसका ये वाला पॉइंट और इसका ये पीछे वाला पॉइंट है ना, जब अपोजिट जो वर्टिसेस हैं ज्वाइन करता है, वो क्या बनाता है, डायगोनल बनाता है। तो ये क्या बना, पूरा डायगोनल बना। और डायगोनल की लंबाई हमने ये लिखी है। और डायगोनल की लंबाई होती क्या है, होती तो है a√3 ना। किसी भी घन के डायगोनल यानी विकर्ण की लंबाई a√3 होती है। तो इस वजह से अब इसी को सॉल्व करना है हमें। अच्छा, r की वैल्यू भी आपको पता है। r क्या होता है, रेडियस a/2। अभी जस्ट आपने पढ़ा पिछले क्वेश्चन में, है ना। रेडियस क्या होती है, स्फेयर के सबसे बड़े गोले की a/2 होती है। तो यहाँ भी a/2 रखिएगा और इसको इधर उठा ले जाइए। यहाँ हो जाएगा 2x = a√3 माइनस 2r की जगह a/2। ये 2 कैंसिल हुआ, यहाँ से a कॉमन हुआ, √3 - 1 आ गया, है ना। यहाँ से x की वैल्यू अगर आप निकालना चाहें, a/2 हो जाएगा, √3 - 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा एक फार्मूला। आप चाहे फार्मूला याद करें या कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे बेस्ड और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको समझ में आना चाहिए, सबसे बड़ा लड्डू रखना है, यानी सबसे बड़ा स्फेयर रखना है। स्फेयर तक पहुंचने का सबसे इजी तरीका यही होता है। इस वजह से मैंने कहा ये, और यहाँ भी बराबर होगा, क्योंकि स्फेयर है, एक सिमेट्रिक फिगर है, और घन ये भी सिमेट्रिक है। इस वजह से सभी कोने से इस लड्डू की दूरी बराबर होगी, या स्फेयर की दूरी बराबर होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा इसको, ठीक है। तो मुझे लगता है आप समझ पाए होंगे पिछले क्वेश्चन को। जो भी आज क्वेश्चन हुए सारे समझ में आए होंगे। नहीं आए हैं तो आप पर्सनली मुझे बता सकते हैं। जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है वो आपके हम प्रॉब्लम्स को दूर करता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखिए। अभी और भी क्वेश्चंस बाकी हैं। छोटी क्लासेस मैं अटेंड कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है बड़ी क्लासेस हो जाती हैं तो आप भी थोड़ा बोर हो जाते हैं, और हम लोग को भी इस टाइम थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ रही है।
तो इस वजह से छोटी क्लासेस ले रहे हैं, जिससे आप जल्दी जल्दी फिनिश करते रहें, नोट्स वगैरह प्रिपेयर करते रहें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें। और इस टाइम एग्जाम्स भी चल रहे हैं तो थोड़ा आप बिजी भी हैं, हम भी बिजी हैं, तो इस वजह से छोटी क्लासेस थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। तो आज के लिए इतना ही रखिए, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। और भी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन इसमें बचे हुए हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी बची हुई है कि घन की कटिंग को, क्यूब और क्यूबॉइड यानी घन और घनाभ की कटिंग, इनको कट करके 2 पार्ट में डिवाइड करिए तो क्या होता है, 4 पार्ट में करिए तो क्या होता है। ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो इस बार फ़िलहाल अभी तक जो मैंने देखा कि घन घनाभ से क्वेश्चन अभी 10+2 के पेपर में तो नहीं ही आ रहे हैं। आ भी सकता है, ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं आते हैं, आते हैं। तो देखते रहिएगा, हो सकता है आ ही जाए। फॉर्मूलर एकदम बढ़िया से प्रिपेयर करके रखिएगा और बिल्कुल डरिए नहीं, है ना, क्योंकि फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हो रहा है पेपर्स वगैरह में कि कभी बहुत ही ईजी आ रहा है, कभी बहुत ही टफ हो जा रहा है। तो उन चीज़ों से घबराइए नहीं, आप मेंटली प्रिपेयर रहिए कि आप ज़्यादा टफ वाली पेपर में ही पढ़ेंगे, ज़्यादा टफ वाली शिफ्ट में ही पढ़ेंगे। तो आप ज़्यादा टाइम बचा के जाइए मैथ्स के लिए, लगभग 30 मिनट या 30+ मिनट बचा के जाइए 10+2 एग्ज़ाम में मैथ्स के लिए, और या सीजीएल के प्री के एग्ज़ाम में मैथ्स के लिए 30 मिनट के अप्रॉक्स बचा के रखिए। मान लीजिए वो इजी होता है तो जल्दी जल्दी से उसको 20 मिनट में फिनिश किया आपने, 2500 क्वेश्चन हो गए अगर आपके, तो आप रिवाइज कर लेंगे। इंग्लिश को, रीजनिंग में जो फंसे रहे होंगे उनको रिवाइज कर लेंगे, देख लेंगे, आ जाए तो अच्छी बात है। या मैथ में भी 1-2 क्वेश्चन फंसे रहेंगे तो लौट के आप देख लेंगे, है ना। तो ये मेंटली प्रिपेयर रहिए कि टफ आएगा, आसान आ गया तो आपकी तो लॉटरी लग जाएगी, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मेहनत से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट आपके सारे एग्जाम्स के लिए। थैंक यू।